Hello everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, today topic is weighted average cost of capital, that means WACC. So guys, ये फाइनेंसिंग डिसीजन का लास्ट पार्ट है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे. सो गाइस, ये इस चैप्टर का, इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अभी तक आपने फाइनेंसिंग डिसीजन में जो भी पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी. ठीक है, उसके थ्रू हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे. सो गाइस, प्रीवियसली मैंने इस टॉपिक पे, फाइनेंसिंग डिसीजन यूनिट पे, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किए हैं. उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके उन वीडियोस के थ्रू आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. आप समझ सकते हो लाइक कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, और इवन मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उसके थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो समझते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, क्योंकि अभी तक आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ी है, बट यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी होता क्या है. सो गाइस, वेट, that means weighted average cost of capital is the rate that a company is expected to pay on average to all its security holder to finance its assets. सो गाइस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो रेट होता है. जैसे कि जो कंपनी है वो एक्सपेक्ट करती है कि ऑन एन एवरेज आप कितना पे करोगे सिक्योरिटी होल्डर्स को. समझ लो, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी उस कंपनी में बहुत सारे लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लाइक शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की है, कुछ लेंडर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, कुछ डेप्ट होल्डर ने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं. ठीक है, तो उन सभी सिक्योरिटी होल्डर्स को, ठीक है, आपकी कंपनी ऑन एवरेज, ठीक है, आपकी कंपनी जो है वो ऑन एवरेज उन सभी सिक्योरिटी होल्डर्स को कितने रेट से पे कर रही है, ठीक है, उसको आप किसके थ्रू फाइंड आउट करते हो? वैक के थ्रू. ठीक है, वैक के थ्रू आप बताते हो कि हमारी कंपनी जो है उन सभी सिक्योरिटी होल्डर्स को कितनी रेट से, ऑन एन एवरेज कितने रेट से पे कर रही है. ठीक है, तो हम वैक के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. सो गाइस, वैक का फॉर्मूला यहाँ पर है WACC, दैट मीन्स वैक इज इक्वल टू WEKE प्लस WP KP प्लस WD KD एंड 1 माइनस D इन ब्रैकेट. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ इन सभी क्या है, आई मीन WE क्या है, WP क्या है. चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो गाइस, WE इज इक्वल टू वेटेड ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ई का मतलब ही है इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो वेटेड वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसीलिए तो इसका नाम वेटेड रखा गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखा गया. ठीक है, दैट मीन्स जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उन सभी का वेटेड से हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम वेटेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको आगे पता चलेगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट अब अभी यहाँ पर इतना समझ लो कि हम WE को क्या बोल रहे हैं. ओके, सो गाइज, यहाँ पे WE को हम वेटेड ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो वेटेड वैल्यू है उसको हम WE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, KE को आप तो जानते हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं. ओके, सेम एज इट इज WP, P मतलब प्रेफरेंस शेयर, तो वेटेड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो वेटेड वैल्यू है उसको हम WP से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, देन आफ्टर KP इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड देन इज WD भी आप समझ जाओ, वेटेड ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट की जो वेटेड वैल्यू है उसको आप WD से करोगे, एंड KD इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और T यहाँ पे टैक्स रेट है. ओके, सो गाइज, ये वैक का फॉर्मूला है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो, उसको उसके वेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल लो, उसको उसके वेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट फाइंड आउट कर लो, उसको उसके वेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ पे 1 माइनस T इसलिए दिया हुआ है, इफ एनी केस आप जब डेब्ट वैल्यू निकालते हो और उसमें आप टैक्स माइनस नहीं करते हो तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में टैक्स माइनस कर दो. ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में टैक्स माइनस कर देते हो, आई मीन जब KD फाइंड आउट कर रहे हो वहां पे आप टैक्स माइनस कर देते हो, तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है. अभी जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो बस आप यहाँ पे अभी फॉर्मूला समझ लो. ओके, सो गाइज, हम इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं. क्या है WACC?
ऑफ कंपनी डिपेंड्स ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। तो वैक ऑफ द कंपनी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ वे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल विथ इट्स प्रोपोर्शन टू द टोटल कैपिटल। दैट मीन जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो वेटेड वैल्यू निकालते हो वो एक्चुअली में प्रोपोर्शन होता है टोटल कैपिटल का। समझ में आ गया? अभी जब आप फाइंड आउट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रोपोर्शन हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो वेटेड आप फाइंड आउट करते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, वो एक्चुअली प्रोपोर्शन होता है उस टोटल कैपिटल का। ठीक है, तो अभी जो फाइंड आउट करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइज हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, मीनिंग पता कर ली कि क्या होती है उसकी मीनिंग और फॉर्मूला क्या होता है। अब हम इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ओके, सो गाइज द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस लिमिटेड। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। जीपीएस लिमिटेड कंपनी है, उसकी कुछ फॉलोइंग डिटेल्स यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, और इसके थ्रू आपको WACC कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है इज 65 लाख रुपीज। सेकेंड, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है आपको 12 लाख रुपीज। रिडीमेबल डिवेंचर आपको गिवन है 15%, टोटल वैल्यू कितनी है 20 लाख रुपीज। 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर गिवन है आपको 8 लाख रुपीज। ओके, क्वेश्चन में एंड देन आफ्टर कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर द कंपनी इज 16.30% एंड द इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 30%। ओके, एंड देन कैलकुलेट द वैक। सो आपको वैक कैलकुलेट करना है और ये सभी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन पे और देखते हैं कि कैसे हम WACC को फाइंड आउट करेंगे। ओके गाइज, सो गाइज ये क्वेश्चन है। ठीक है, WACC को फाइंड आउट करने का कुछ स्टेप्स हैं। तो आप WACC के जब आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो उसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली WACC को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे। टोटल आपको 4 स्टेप मिलेंगे। 4 स्टेप में आप WACC को फाइंड आउट कर लोगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपने जो इक्विटी क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, एज इट इज आपको उन सभी अमाउंट्स को यहाँ पे लिख लेना है। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 65 लाख रुपीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 12 लाख रुपीज। रिडीमेबल डिवेंचर गिवन है 20 लाख रुपीज। कन्वर्टेबल डिवेंचर है 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में आपको अमाउंट्स गिवन है उन सभी अमाउंट्स को लिख लेना है और उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सभी अमाउंट्स को मैंने लिख लिया और ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 1,05 लाख रुपीज। ओके, ये स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, अमाउंट को ऐड कर लेना है। जो भी हमारे क्वेश्चन में अमाउंट्स दी हुई हैं उन सभी अमाउंट्स को ऐड कर लेना है। ओके, तो ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1,05 लाख रुपीज। क्लियर? ओके, अब हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। ठीक, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको वेटेड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो अभी हम वेटेड पढ़ रहे थे वो एक्चुअली अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हम वेट फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन है वही होता है वेटेड वैल्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना प्रोपोर्शन वैल्यू रखता है हम उसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल की वेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है WE। ठीक है, तो WE हमें फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, WE को फाइंड आउट करने का ये है कि KE की वैल्यू कितनी है, सॉरी KE कह रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट आपको दी हुई है 65 लाख रुपीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 65 लाख रुपीज। उसके बाद आपने जब इन सभी अमाउंट को ऐड किया तो टोटल कैपिटल कितना आ गया, टोटल कैपिटल आपका आ गया 1,05 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपका टोटल कैपिटल है गाइज। ये जो आपने फाइंड आउट किया है ना, ये टोटल कैपिटल है। ठीक है,
ये टोटल कैपिटल है, तो टोटल कैपिटल आपका आ गया 1,05,00,000 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, जब आप WE फाइंड आउट करोगे तो 65 लाख रुपीज़ को, जो यहाँ पे अमाउंट गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल का, उसको आप डिवाइड करोगे 1,05,00,000 रुपीज़ से। ओके, आप डिवाइड करोगे, जैसे ही आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे आपकी वैल्यू आएगी 0.619। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल की जो वेटेड वैल्यू है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन है, 0.619। समझ में आया? तो हम कैसे निकालते वेटेड वैल्यू को, जब जिसकी भी हमें वेटेड वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू को हम टोटल कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो वैल्यू जो है वो टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो वेटेड का मतलब है हम प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं टोटल वैल्यू से। ठीक है, तो वेटेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया, 0.619। समझ में आ गया? सो गाइज मैंने यहाँ पे WT लिख दिया है, दैट मीन समझ में आ जाएगा आपको वेटेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की वेटेड वैल्यू निकालनी है। सेम एज इट इज हम वेटेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी निकालेंगे, WP। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 12 लाख रुपीज। ठीक है, तो आप जो निकाल रहे हो WP, ये वेटेड वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। तो आप 12 लाख को, ठीक है, 12 लाख जो गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल कैपिटल से। तो टोटल कैपिटल से जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.114। क्लियर? तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वेटेड वैल्यू निकल गई। अब आपको रिडीमेबल डिवेंचर की वेटेड वैल्यू निकालनी है। तो रिडीमेबल डिवेंचर की वेटेड वैल्यू आपको 20 लाख रुपीज गिवन है, उसको आप टोटल कैपिटल से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी वैल्यू 0.190। ओके, सेम एज इट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए भी आप वही करोगे। कन्वर्टेबल डिवेंचर की वैल्यू दी हुई है 8 लाख रुपीज, उसको आप टोटल कैपिटल से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी वैल्यू 0.076। तो समझ में आ गया कि हम कैसे वेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और वेटेड वैल्यू एक्चुअली में क्या है, प्रोपोर्शन है टोटल कैपिटल का। समझ में आ गया? तो हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। तो आपको स्टेप 1 क्लियर हो गया कि पहले आपको स्टेप 1 में टोटल कैपिटल निकालना है। स्टेप 2 क्लियर हो गया कि स्टेप 2 में आपको वेटेड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम स्टेप 3 की तरफ चलेंगे। सो गाइज अब हम स्टेप 3 में देखेंगे कि स्टेप 3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है। अभी तक हम स्टेप 1 में अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे, स्टेप 2 में वेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, स्टेप 3 में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूले, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के फॉर्मूलाज, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के फॉर्मूला, ठीक है, वही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी था। ठीक है, तो जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी है वही चीजें यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अब स्टेप 3 में वही सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज पे जाकर आप देख सकते हो। उन सभी वीडियोज के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए गाइस यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो पहला आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है वैल्यू। सो गाइस देखो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 16.30%। ठीक है, और टैक्स वैल्यू भी गिवन है 30%। ओके, तो याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे 16.30 है। ठीक है, तो 16.30% है, ये तो परसेंटेज वैल्यू है, हमें डेसिमल में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.1630। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, तो यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट नहीं करना है। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में प्रेफरेंस शेयर पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आप जानते हो कि प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इस चीज का कंफ्यूजन है। तो क्वेश्चन में आपको कोई रिडीमेबल या इरिडीमेबल करके नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला है तो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, जब क्वेश्चन में ये कंडीशन दे दे
कि रिडीम हो जा रही है, हाँ आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये कंडीशन दे सकता है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम हो जा रही है, तब आप ये वैल्यू को पुटअप करना। बट यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन दी नहीं हुई है, तो मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वैल्यू की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? KP इज इक्वल टू PD अपॉन P नॉट। PD इज एनुअल डिविडेंड एंड P नॉट इज करेंट मार्केट प्राइस, या इसको आप नेट प्रोसीड भी कह सकते हो। ओके, तो PD कैसे फाइंड आउट करेंगे? PD फाइंड आउट करने का तरीका है, आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में है वो 12 लाख रुपीज है। ठीक है, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो रही है, ठीक है, ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है वो कितने रेट पर इशू हो रहा है? 12% पे। ठीक है, तो जब आप PD फाइंड आउट करोगे एनुअल डिविडेंड, तो आप क्या करोगे कि 12 लाख का 12% फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर वैल्यू है, ठीक है, जो कैपिटल आपको रेज हो रही है प्रेफरेंस शेयर से, ठीक है, वो कितने रेट पर रेज हो रही है, ठीक है, जब आप निकालोगे तो वही वैल्यू आपकी PD होगी। समझ में आ गया? सो गाइस, वही आपका एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। तो 12 लाख का 12% फाइंड आउट कर लो, तो आपका कितना आ जाएगा? 12% का मतलब 12/100 कर लो 12 लाख का, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,44,000। ओके, सो आपकी एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया 1,44,000। अब P नॉट क्या लेंगे? सो गाइस, P नॉट हम वही वैल्यू लेंगे जो वैल्यू हमें मिल रही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो आपकी 12 लाख रुपीज है वही आप P नॉट कंसीडर करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको करेंट मार्केट प्राइस उसकी दी नहीं हुई है, तो हम P नॉट को वही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, आप उसी वैल्यू को कंसीडर करोगे एज अ P नॉट। ठीक है, तो आप फॉर्मूले पे अप्लाई कर लो। PD आपने फाइंड आउट कर लिया है 1,44,000 एंड P नॉट सेम वैल्यू है 12 लाख रुपीज। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.12। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ गया? 0.12। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक चीज में आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने क्यों ले लिया। तो गाइज, हम यहाँ पे इसलिए ये P नॉट को 12 लाख रुपीज ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको ना कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ये नहीं कहा है कि ये करेंट मार्केट प्राइस है। तो आपकी जो प्रेफरेंस शेयर वैल्यू दी हुई है, मतलब जितनी भी प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे होंगे, क्योंकि आपको ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं दे रहा है, बल्कि उन सभी प्रेफरेंस शेयर की टोटल वैल्यू दे दी गई है 12 लाख रुपीज। ठीक है, तो जो भी टोटल वैल्यू आपकी प्रेफरेंस शेयर के थ्रू रेज हो रही है, ठीक है, उस टोटल वैल्यू को ही आप करेंट मार्केट प्राइस की तरह कंसीडर करोगे। ओके, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने जब डिबेंचर पढ़ा था तो दो तरह के डिबेंचर्स पढ़े थे, इरिडीमेबल डिबेंचर एंड रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, तो रिडीमेबल डिबेंचर वो होता है जिसकी मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है, तो ऐसे डिबेंचर्स की मैच्योरिटी डेट होती है, जैसे कि इरिडीमेबल में हम हर बार इंटरेस्ट पे करते हैं, तो रिडीमेबल डिबेंचर में हम इंटरेस्ट तो पे करते हैं हर बार, बट एक मैच्योरिटी डेट पर हम उस डिबेंचर वैल्यू को भी पे करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर में ये होता है। इसके फॉर्मूला क्या होते हैं? हमने वीडियोस में पढ़े हैं कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर के फॉर्मूला होते हैं I1 - T प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको इस पे ना समझ में आए तो आप मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू जाकर आप अच्छे से समझ सकते हो कि डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर के टाइप्स क्या होते हैं, और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पर मोटा मोटा समझेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं समझाऊंगी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कि आपको डिबेंचर वैल्यू 20 लाख रुपीस दी हुई है, तो रिडीमेबल डिबेंचर जो है वो 20 लाख है, टोटल वैल्यू दी हुई है, और वो कितने परसेंट पे हो रही है? 15% पे। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे इसे। आप क्या करोगे? 15% जो 20 लाख आपकी डिबेंचर वैल्यू है, ठीक है, उसका 15% निकाल लोगे तो आपकी 3 लाख वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टैक्स आपका 30% है, तो 30% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 आ जाएगा।
अब यहाँ पे फॉर्मूलाज में आरवी का मतलब होता है रिडेम्पशन वैल्यू, एनपी का मतलब होता है करेंट प्राइस। सो आरवी और एनपी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आरवी और एनपी आप वही वैल्यू ले लोगे जो डिबेंचर वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट गिवन नहीं है कि ये वैल्यू इतने इस डेट पर रिडीम हो रही है, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू है हम उसी को आरवी और एनपी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। सो हम आई कितना है हमारा 3 लाख रुपीज़ है, हम 3 लाख पुट करेंगे, ओके। फॉर्मूले में देखो 1 माइनस टी है तो 1 माइनस 0.30 पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी वैल्यू आती है आरवी आपकी कितनी है 20 लाख आपने माना है, सो 20 लाख ही पुट करेंगे। उसके बाद आपका आता है एनपी, माइनस कर दो तो एनपी भी आपका 20 लाख है और डिवाइडेड बाई एन, होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी होता है, तो आरवी आपका 20 लाख है और एनपी भी आपका 20 लाख है। दोनों वैल्यू को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से। देखो फॉर्मूला में सेम एज इट इज वही दी हुई है, ठीक है। अब क्या करोगे 3 लाख है, 1 माइनस 0.3 करोगे तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। 20 लाख में से 20 लाख को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमने 20 लाख प्लस 20 लाख लिखा है तो ये 40 लाख हो जाएगा, और 40 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज 20 लाख, ठीक है। अब 3 लाख को 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे और 20 लाख से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.105। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर वैल्यू कितनी आ गई है 0.105, ओके। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर भी दिया हुआ, कन्वर्टेबल डिवेंचर भी दिया हुआ है। तो हमने कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर तो फाइंड आउट कर लिया है, अब कन्वर्टेबल डिवेंचर की कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो हमने 3rd स्टेप तक पढ़ लिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। 4th स्टेप ये है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर की कॉस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो आप इररिडीमेबल डिवेंचर के फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपका रिडीमेबल दिया हुआ था कि ये डिवेंचर जो है वो रिडीमेबल है, इसलिए आपने इसको रिडीमेबल डिवेंचर के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है। देखिए इसमें आपको रिडीमेबल दिया हुआ था, इसलिए आपने इसको रिडीमेबल डिवेंचर के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि रिडीमेबल नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल नहीं दिया हुआ है तो आप इररिडीमेबल डिवेंचर के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो इररिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होता है 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन एनपी, ओके। सॉरी ये 1 नहीं है, ये आई है, ओके। आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी। सो आई इज ए इंटरेस्ट वैल्यू, टी इज ए टैक्स रेट एंड एनपी इज नेट प्रोसीड। सो आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है, मतलब आई जो है वो इंटरेस्ट वैल्यू होता है, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो आपका 8 लाख है। 8 लाख जितने परसेंट पर हो रहा है, तो 8 लाख कितने परसेंट पे हो रहा है 10% पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो 8 लाख का जो हम 10% निकालेंगे वही इंटरेस्ट वैल्यू होगी, तो 8 लाख का 10% हम निकाल लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 80,000, ठीक है। यही हमारी इंटरेस्ट वैल्यू है, ठीक है। टैक्स रेट 30% दिया हुआ है तो इसको आप 0.30 लिख सकते हो, और नेट प्रोसीड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको 8 लाख ही एज्यूम कर लेना, जैसे हमने लास्ट टाइम एज्यूम किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम वही मार्केट प्राइस कंसीडर कर लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब डिवेंचर वैल्यू को ही हम मार्केट प्राइस वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो 8 लाख हमने कंसीडर कर लिया। अब हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करेंगे। सो आई इज 80,000, 1 माइनस 0.3 एंड डिवाइडेड बाई 8 लाख। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.07, ओके। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर कितना आ गया 0.07, क्लियर। तो हमने स्टेप 3 भी इजीली कंप्लीट कर लिया और समझ लिया कि हम स्टेप 3 में क्या करेंगे। स्टेप 3 बहुत सिंपल है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो के थ्रू आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब स्टेप 3 के बाद आता है स्टेप 4। WACC में 4 ही स्टेप है, 4 स्टेप से आप WACC कैलकुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है, अगर आप समझ जाओगे तो ईजिली कैलकुलेट कर लोगे, ओके। तो स्टेप 4 में हमें सिंपल सा WACC का जो मेन फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है।
तो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला WE/KE प्लस WP/KP प्लस WT/KD एंड 1 माइनस टी। ओके, सो WE आपका क्या आया है 0.619। ठीक है, कैसे आया मैं सो देखो यहाँ पे WE जो आपने सेकेंड स्टेप में वेटेड वैल्यू फाइंड आउट की है वही यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो WE मतलब वेटेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट इक्विटी। तो कॉस्ट इक्विटी की वेटेड वैल्यू कितनी आई है 0.619, तो आपने WE की प्लेस पे 0.619 पुटअप कर लिया। KE आपने फाइंड आउट किया है थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो स्टेप 4 जो है वो स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड का कॉम्बिनेशन पार्ट है। ठीक है, तो अगर स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड आपने फाइंड आउट कर लिया इजीली, तो स्टेप 4 भी आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो WE आपका 0.619 यहाँ पर आया, और अभी आपने जो KE फाइंड आउट किया था, इवन क्वेश्चन में तो KE गिवन था, तो 0.1630 हमने रख दिया। फिर प्लस है, फिर WP है, WP यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है 0.114, आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया। और KP आपने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किया था 0.12 आया था। ठीक है, देन प्लस फिर आपका आता है डिबेंचर वैल्यू। तो डिबेंचर वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हम पहले रिडीमेबल डिबेंचर की रखेंगे वैल्यू, फिर उसके बाद हम कन्वर्टेबल डिबेंचर की वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो रिडीमेबल डिबेंचर की वैल्यू आई है वो 0.19 वेटेड वैल्यू आई है, तो हमने 0.19 रख दिया, और इस वेटेड वैल्यू को हम उसके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर की वैल्यू कितनी आई थी थर्ड स्टेप में 0.105। उसके बाद हम कन्वर्टेबल डिबेंचर की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर की वेटेड वैल्यू आई है 0.076। ओके, तो इसको हम इसके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर की वैल्यू आई थी 0.07। ओके, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये कहोगे कि 1 माइनस टी क्यों, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। गाइस यहाँ पे हमने 1 माइनस टी इस फॉर्मूले में इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि हमने जो डिबेंचर वैल्यू निकाली थी पहले ही आफ्टर टैक्स निकाली थी। ठीक है, आपने देखा होगा जब हमने फॉर्मूले में पुटअप किया होगा तो I 1 माइनस टी रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखो थर्ड स्टेप में हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया था वो I 1 माइनस टी है, तो पहले से हमने डिबेंचर वैल्यू आफ्टर टैक्स फाइंड आउट किया है, इसीलिए हमने इस WACC के फॉर्मूले में 1 माइनस टी कंसिडर नहीं किया है। क्लियर? तो बस कुछ नहीं करना है, इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद सभी को ऐड कर देना है। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इसकी KE को इसके वेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई 0.1008। देन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आ गई 0.01360। फिर प्लस रिडीमेबल डिबेंचर की वैल्यू उसके वेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 0.0199। एंड देन आफ्टर कन्वर्टेबल डिबेंचर की वैल्यू आ गई 0.005। फिर इन सभी वैल्यू को ऐड कर दिया तो 0.1393 आ गया। ये डेसिमल में है तो हमें परसेंटेज में चाहिए, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई 13.93%। सो गाइज हमारा WACC फाइंड आउट हो गया आफ्टर 4 स्टेप। तो WACC फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 स्टेप लगेंगे और उसके बाद आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो गाइज आप ये जो 4 स्टेप है, स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया आप उसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना टफ लग रहा हो तो मैं आपको एक इजी अल्टरनेट मेथड बताती हूँ कैसे करना है। इसके लिए आपको ये चार्ट ड्रॉ करना होगा। चार्ट में 3 कॉलम होंगे, एक में आपकी वेटेड वैल्यू होगी, एक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। ठीक है, तो वेटेड वैल्यू जो आपने स्टेप सेकेंड में फाइंड आउट किया तो उसको लिख लो एज इट इज। पहले इक्विटी फाइंड आउट किया तो इक्विटी लिख लो, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर रिडीमेबल डिवेंचर, फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर, जैसे आपने फाइंड आउट किया उसको एज इट इज लिख लो। ठीक है, सेकंड कॉलम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लो, तो जैसे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट किया, इक्विटी के सामने इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू, प्रेफरेंस के सामने प्रेफरेंस की, रिडीमेबल डिवेंचर की वैल्यू, रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर लिख लो। आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर की वेटेड वैल्यू फाइंड आउट की तो उसके सामने कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर की वैल्यू पुटअप कर दो। ठीक है, तो वेटेड वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किया और जो आपने सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट किया, दोनों पुट कर लो। फिर थर्ड कॉलम में क्या करना है, आपको इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो आप यहाँ पे फॉर्मूला में कर रहे थे सेम एज इट इज यहाँ पे आपको कॉलम वाइज करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद इन सभी वैल्यू को ऐड कर लेना है।
तो जब इन चारों वैल्यू को आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.1393। ठीक है, यही आपकी WACC होगा। डेसिमल में है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 13.93% आ गया। तो गाइज जो यहाँ पे आप ऐड करके जो आपकी वैल्यू आ रही थी एज इट इज़ वही वैल्यू यहाँ पे भी आ रही थी। यहाँ पे भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना था, 13.93% मिल गया, और यहाँ पे भी। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार्ट ड्रॉ करना पड़ रहा है और यहाँ पे आपको फॉर्मूले में पुट करना पड़ रहा है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। बस ये केवल स्टेप 4 के लिए था। स्टेप 4 में आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो WACC, और आप इस चार्ट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे WACC को कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने आपको जो भी स्टेप 4 बताया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वो सभी जैसे जैसे आप फॉलो करोगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपकी ईजिली WACC कैलकुलेट हो जाएगी और आपका वैल्यू भी सही आएगा। समझ में आया? सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें। ओके, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।